हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल RSUP बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथ्स और फिज़िक्स की तैयारी कराई जाती है। तो जैसा कि कल हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ डिफिनेशंस को और चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था, तो उसी का अगला पार्ट है आज का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो हमने कल पढ़ाया था उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो सुन लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। विद्युत आवेश का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। उस बल का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। ये भी हमने कल पढ़ाया था। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जिसने कल की वीडियो देखी होगी तो उसको इन प्रश्नों के उत्तर आते होंगे। ठीक, अगर आपने नहीं देखी तो उस चैनल पर पढ़ी है, आप जा करके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो आपका होगा पार्ट नंबर 2। तो कल की वीडियो में हमने आवेश संरक्षण का नियम तक पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल आवेश तथा आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है कि मूल आवेश से आप क्या समझते हैं, और एक प्रश्न आता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो ये 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो हेडिंग आपकी है मूल आवेश तथा आवेश का क्वांटीकरण। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मूल आवेश की डेफिनेशन समझते हैं। लिखा है, प्रकृति में उपस्थित वह नियत सूक्ष्म आवेश जिसे स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं मूल आवेश कहलाता है। मतलब जो प्रकृति में उपस्थित है सूक्ष्म आवेश जिसे हम स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं वही तुम्हारा मूल आवेश कहलाता है। ठीक, सेकंड डेफिनेशन है आवेश का क्वांटीकरण। लिखा है, किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उन वस्तुओं के बीच आवेश का स्थानांतरण स्मॉल ई के एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। शब्द यहाँ पे मेन है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल लिखा है, आवेश का क्वांटीकरण या स्थानांतरण या पूर्ण गुणज। जैसे लिखा है स्मॉल ई, 2e, 3। कहने का मतलब ये है कि कभी भी 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों का रूपांतरण यानी स्थानांतरण होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है, भिन्न के रूप में नहीं होता है, ना ही दशमलव के रूप में होता है। ठीक, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, अब अगला तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। तो देखते हैं जरा इसको भी हम। तो लिखा है, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑस्टिन डे कूलाम। कूलाम का पूरा नाम क्या था, चार्ल्स ऑस्टिन डे कूलाम ने 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम को प्रतिपादित किया
जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, अब ये नियम क्या है तो देखते हैं जरा, ये नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दो बिंदु आवेश है हमारे पास तो उनके बीच जो बल लग रहा है उसका जो मान है, दोनों आवेशों की जो मात्राएं हैं मतलब उनके जो मान है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो उनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका सिंपल सा नियम है। अब इसका नीचे है डेरिवेशन, तो लिखा है माना बिंदु आवेशों के परिमाण, मतलब जो हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं उनके परिमाण Q1 व Q2 तथा बीच की दूरी स्मॉल r है। अतः ये आपको देखो यहाँ चित्र दिख रहा होगा, एक बिंदु आवेश यहाँ है Q1 और एक यहाँ पे तुम्हारा Q2। ये तो इनके बीच की दूरी को स्मॉल r दिखाई गई है। कितनी है? स्मॉल r। तो यहाँ पे जैसा कि आपको डिफिनेशन में लिखा था कि जो बल का मान है दोनों आवेशों की मात्राओं मतलब Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, देखो भाई ना, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1 डाल दिया, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब F अनुक्रमानुपाती 1/r² समीकरण 2 डाल दिया गया है। अब लिखा गया समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 को मतलब मिलाया गया है क्योंकि दोनों में F क्या है? कॉमन है। जब इनको मिलाते हैं तो बनता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। ये बन गया देखो, क्योंकि ये Q1 Q2 अंश में थे, नीचे r²। अब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह जो ये है इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K। तो आ गया तुम्हारा समीकरण F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K क्या है? एक नियतांक है, और K की वैल्यू जो है वो है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल तो इसकी वैल्यू आपको यही रखनी होती है। कितनी रखनी होती है? 9 × 10⁹ अब मात्रा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये आपको K की वैल्यू इस समीकरण में रख देना है। तो जो हमारा बल का सूत्र बनेगा वो बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये सूत्र जो आ गया निकल के, इसको आपको याद रखना है। कूलाम बल इसको बोलते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। नीचे लिखा गया है इसे कूलाम के नियम का व्यंजक कहते हैं। मतलब ये जो तुम्हारा निकल के आया है इसे हम क्या कहते हैं? कूलाम के नियम का व्यंजक कहते हैं। अब यहाँ पे देखो चिन्ह दिख रहा होगा इस प्रकार से, ये की तरीके ये, तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.855 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो कितनी होती है? 8.55 × 10⁻12। आप लोग इनको याद करते जाइए। जब हम कल अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जरूर, ठीक। अब यहाँ पे अगर मान लो जो तुम्हारा आवेश थे वो किसी माध्यम में रखे हैं, देखा ना, K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हो, तो यहाँ पे जो सूत्र था तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके साथ K और लग जाएगा, कैपिटल K। तो सूत्र बन जाएगा F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K या 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। तो ये भी आप एक का सूत्र बन गया। अब ये समीकरण जो आया और एक समीकरण जो ऊपर था बल वाला तुम्हारा, ये वाला और ये वाला, इनको जब हम तुलना कराते हैं देखो सूत्र बनता है एक तुम्हारा यहाँ पे कौन सा
ये वाला एफ डैश बराबर एफ बटे के, ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। जो नया बल होता है वो पहले बल का केवां भाग होता है, मतलब के का डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे एक नया मात्रक लिया गया, मतलब नया कांस्टेंट लिया गया, कौन सा, लिखा है के एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है, तो नीचे लिखा है इसे माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। किसे, माध्यम की, मतलब केवल एप्सिलॉन है तो माध्यम की वैद्युतशीलता, अगर इसी में जीरो लग गया तो निर्वात की वैद्युतशीलता हो जाती है। ठीक, जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ये कभी भी निश्चित नहीं होती है, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है। जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा निश्चित होती है। हमने आपको ऊपर पढ़ाया 8.55 गुणे 10⁻12। अब कभी कभी आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो देखो ये आपका सदिश रूप, तो इसको भी आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R क्यूब हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे लग जाता है R वेक्टर, तो 3 लग रही है ऊपर, इसको पढ़ते हैं वेक्टर, गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये था आपका कूलाम का नियम। ठीक, अब अगली हेडिंग आपकी देखते हैं है परावैद्युतांक। अब ये परावैद्युतांक क्या है, तो कूलाम के नियम में जो तुम्हारा के आया था उसको ही बोलते हैं हम परावैद्युतांक। तो यहाँ लिखा है के एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन से के की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। बस आपको यही 2 लाइन्स याद रखनी है और आपकी डिफिनेशन यहीं से बन जाएगी। के एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन, तो के बराबर हो जाएगा ये एप्सिलॉन इधर बटे चला जाएगा, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी डिफिनेशन कैसे बनी, देखो लिखी है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्योंकि एप्सिलॉन होती है माध्यम की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, तो इन्हीं का जो अनुपात है, रेशियो है, उसे क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। तो ये सिंपल सी आपको डिफिनेशन है, ये सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में इससे एक सवाल है जहाँ पे आपको इस प्रश्न मतलब कि इस सूत्र को लगा करके उस प्रश्न को हल करना होता है। ठीक, अब जो आपका यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, इसका विमीय सूत्र भी देखो यहाँ निकालना बताया गया है। वैसे विमीय सूत्र कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप लोग उसको समझ लेना। ठीक, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको कल समझा देंगे। यहाँ बेसिक से आपको समझना है। सबसे पहले क्या करना होता है इसमें समझ लो। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का आपको मात्रक पता होना चाहिए। तो मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कूलाम का सूत्र होता है Q बराबर IT, तो एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, बटे न्यूटन को बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर हो गया। अब एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर, जो ये नीचे लिखा है सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर तुम्हारा कट भी जाएगा। देखो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दिया गया है। ठीक, तो बना क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर बटे किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर और ये वाला मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसकी विमा रख दो, एम्पियर विमा ए होती है, सेकेंड मतलब समय की टी होती है, किलोग्राम मतलब एम होती है, और मीटर मतलब लंबाई एल होती है। बस इसको रख लो, तो विमा तुम्हारी आती है m-1 L-3 A2 T⁴। तो ये है आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक, तो अब अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आने वाला है। तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक, इतना करते रहो, आपको हम पूरे फिजिक्स अच्छे से तैयार करवा देंगे। और आपके फ्रेंड्स सर्कल में जो भी इंटर में पढ़ रहा हो उसके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए, जिससे उसकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका है वैद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य किसी आवेशित वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।
जैसे मान लो मेरे पास ये एक क्या है, एक बिंदु आवेश है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लो इसके चारों का एक कोई क्षेत्र है निश्चित, ये मान लो इतना इसका एक क्षेत्र है यहाँ तक इतना, तो यहाँ पे एक अन्य आवेशित वस्तु रखी है, तो मान लो यहाँ पे रखी कोई वस्तु, तो इस पर क्या है, इस आवेश के कारण, मतलब जो बिंदु आवेश है इसके कारण इस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव हो, तो ही तुम्हारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ तक इसका वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है इस वाले आवेश का, जो तुम्हारा पहले वाले आवेश था। तो ये है इसकी डिफिनेशन कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक अन्य किसी आवेशित वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो याद हो गई होगी सबको डिफिनेशन। अब अगली हेडिंग है आपकी वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रोमोटिव लाइंस या फोर्स लाइन बोल सकते हैं बल रेखाओं को हम। ये क्या होती हैं, तो जैसे कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा चुंबकीय बल रेखाएं, उसी प्रकार यहाँ पे हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, तो डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह विनिष्कोण वक्र रेखाएं, ये वाला निष्कोण तुम्हारा कटा हुआ है, केवल ये वाला होगा, निष्कोण वक्र रेखाएं जो लगातार वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। और इसको चित्र के माध्यम थोड़ा समझते हैं, जब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये देखो चित्र बना हुआ है, लिखा है ना वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, तो यहाँ पे एक प्लस की आवेश तुम्हारा है, पहले वाला दिख रहा है, तो रद्दा दिख रहा होगा, मत समझ लो, बगल में बना दे रहे हैं देखो यहाँ पे ये, तो इसमें प्लस की आवेश है। तो होता क्या है, इससे तुम्हारी वैद्युत बल रेखाएं खींची गई विनिष्कोण वक्र रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, तो होता क्या है, प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर क्यों निकलती हैं, इस प्रकार से बाहर की ओर तुम्हारी जाएंगी, और भी खींच सकते हो ऐसे, माइनस के कारण तुम्हारा अंदर की आती है, देखो सेकंड वाला फिगर देख सकते हो, तो ये है तुम्हारी वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको वैद्युत बल रेखाओं की डिफिनेशन याद कर लेना है। अब जो अगला टॉपिक तुम्हारा आता है कि वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता क्या होती हैं। ठीक, तो यहाँ तक आज देख लेते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं या वैद्युत बल रेखाओं के गुण, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं, देखते हैं जरा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। कैसे, तो ऊपर देखो चित्र एक बना हुआ है आपका, ये देखो धन आवेश से निकल रही हैं, डाट डाट करके ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। मतलब वैद्युत बल रेखा के अगर किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वह उस पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है दो बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त होती हैं, जो कि असंभव है। ये तुम्हारा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? तो आपको लिखना होता है दो बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त होंगी, जो कि असंभव है। ये आपको लिखना होता है उसमें। ठीक, अगला पॉइंट है चौथा, वैद्युत बल रेखाएं एक खिंची हुई डोरी की भांति सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट बन गया। अगर तुम्हारे पास विपरीत ध्रुव मतलब विपरीत आवेश है, जैसे एक प्लस का क्यू हो गया, एक माइनस का क्यू हो गया, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो तुम्हारा लगेगा आकर्षण का बल।
कैसा लगेगा, आकर्षण का। अगर दोनों प्लस के हो जाएं, प्लस का क्यू इधर प्लस का क्यू इधर, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण लगेगा, या दोनों माइनस के हो जाएं तो भी प्रतिकर्षण लगेगा। मतलब कहने का ये समान प्रकृति है तो प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत प्रकृति है तो आकर्षण का बल लगेगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अगला 5वां पॉइंट है तुम्हारा, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। अंतिम पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। देखा ना चित्र में, देखो बंद वक्र, देखो बन रहा है, ये देखो जरा, ये बंद वक्र देखो इसे बन रहा है, तो बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक। अब धीरे धीरे हम लोग वीडियो का टाइम टेबल बढ़ाएंगे, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, फिर 1 घंटे की वीडियो किया करेंगे, ठीक। तो अगली हेडिंग आपकी रहेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखेंगे। मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी कॉलेज ग्रुप होगा, स्कूल का कोई ग्रुप बना हो, उसमें शेयर कर दो, जिससे सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देख सकें और अपनी फिजिक्स को अच्छे से तैयार कर सकें बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो मिलते हैं फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।